हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम फर्स्ट सेम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पिछले 3 से 4 सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे कवर अप रहेंगे। तो अगर आप लोग आज हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो के अंदर हमारे बेसिकली यूनिट 1 के जितने भी लास्ट ईयर्स में एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे कवर अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट, और इसके कोई भी 5 अकाउंटिंग के कंसेप्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक आइडियाज, यानी कि बेसिक रूल्स या अजम्पशन, जो कि एक फाउंडेशन को फॉर्म यानी कि एक फाउंडेशन को खड़ा करती हैं। बेसिक आइडियाज या कह सकते हो रूल्स होते हैं जो एक फाउंडेशन की नींव का काम करते हैं। ठीक है, ये हमें गाइड करते हैं, जैसे कि दे गाइड अकाउंटेंट्स की कैसे आपको एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, या कैसे समराइज करना है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर और एक यूनिफॉर्म मैनर में, कि आप कैसे पूरी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये कंसेप्ट हेल्प करते हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो स्टेटमेंट्स ट्रू हो, फेयर हो और अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि सही, फेयर यानी कि सच्चाई के ऊपर बेस्ड हो और उसको कोई भी समझ पाए, ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में हमें मदद करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है ऑफ वन फर्म कैन बी कंपेयर विद अनदर इजीली, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की प्रिपेयर कर रहे हो, वो आप इजीली किसी दूसरी फर्म के साथ भी कंपेयर कर पाओ। मतलब सेम फर्म मेथड्स का रिकॉर्ड करवाते हैं डिफरेंट ईयर्स में, ताकि आप इजीली कंपैरिजन कर पाओ। तो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर लाइक द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है, किस मैनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में, कि 5 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो बिजनेस है या ओनर्स है, बिजनेस एंड ओनर्स आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज। जो बिजनेस और ओनर दोनों की अपना अपना अलग अलग वजूद है। ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी क्या कहती है कि बिजनेस का अपना अलग वजूद है और बिजनेस की ओनर का अपना खुद का वजूद है। बिजनेस को अलग कंसीडर किया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, वो उसके ओनर से अलग माना जाता है। द अकाउंटेंट रिकॉर्ड ओनली those ट्रांजेक्शन विच रिलेट्स टू द बिजनेस, नॉट टू द पर्सनल। जो पर्सनल एक्टिविटीज है ओनर की, उसको रिकॉर्ड नहीं करता बिजनेस। बिजनेस रिकॉर्ड करता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। एग्जाम्पल दी है, जैसे ये एक ओनर है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस, और ये दिखाता है कि उसकी कैपिटल है, पर ये एक बिजनेस की लाइबिलिटी है उसके ओनर को, जो एक बिजनेस ने अपने ओनर को रीपे करनी है, दोबारा वापस करनी है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक ओनर अपने किसी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 5,000 रुपीज लेता है, तो एक ड्राइंग है जो उसने बिजनेस से ली, जो उसे लौटानी पड़ेगी। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है कि बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी है और ओनर की अपनी खुद की एक पोजीशन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको हेल्प करती है मेंटेन, इट हेल्प्स टू मेंटेन क्लैरिटी बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये आपको हेल्प करती है क्लैरिटी बिठाने के लिए कि पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है। ये हेल्प करती है एक ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको मतलब बताने में, कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, आपको पता चलता है इसकी हेल्प से। और ये इंश्योर करती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रियल पोजीशन बताएं आपके बिजनेस की। ओनर की पोजीशन ना बताएं कि ओनर ने इतने पैसे कमाए या नहीं कमाए, बिजनेस की पोजीशन बताएं कि बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है हमारा। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बताता है? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट ओनली those ट्रांजैक्शन which कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं, ये कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है या उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखता है।
ठीक है? जो कि पैसों की फॉर्म में है, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज़ की स्किल क्या है, ऑनेस्टी क्या है, रेपुटेशन क्या है या वर्किंग कंडीशन है, इन सब चीज़ों को ये मतलब ये जो कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि ये मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, मतलब किसी की स्किल हो गई या कह सकते हैं ऑनेस्टी हो गई, रेपुटेशन हो गई, इसको हम लोग पैसों में नहीं तोल सकते। सो ये जो ऑल ट्रांजैक्शंस है रिकॉर्डेड इन वन कॉमन यूनिट विच इज मनी, जिसमें पैसा जुड़ेगा उसी ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगा एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग में, और आप उसके बाद अपने फाइनेंशियल डाटा को कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे कि आप परचेज करते हो मशीनरी का फॉर 80,000, वो रिकॉर्ड किया जाएगा, पर उस मशीन की यूज करके जो हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो हमारे टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज है, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कि उस मशीन की मदद से कितना हार्ड वर्क किया गया, कितना हमारे एम्प्लॉयज का टैलेंट है, ठीक है? तो ये सिंपल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आ जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाइएबल एंड मेजरेबल बनाती है, यानी कि आप उसको क्वांटिटी में देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये ब्रिंग करती है यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी देती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियली मनी मैटर्स कौन से हैं। ये हेल्प करती है इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ईयर्स और बिजनेसेस, कि आप डिफरेंट ईयर्स के बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हो। थर्ड कंसेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अज्यूम करता है कि जो बिजनेसेस है ना, वो कंटिन्यू होंगे, will continue to operate for a long time and will not be closed down in a near year, मतलब वो बंद ही नहीं होंगे। ये एक गोइंग कंसर्न है, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं रहे हो, ठीक है? इसका कहना ये क्या है कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, यहाँ पे अज्यूम करें कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, जो एसेट्स हैं वो उसके कॉस्ट प्राइस पे ही, क्योंकि ये अजम्पशन ये अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके कॉस्ट प्राइस पे, डेप्रिसिएशन को माइनस करके, इंस्टेंट ऑफ लिक्विडेशन और सेलिंग वैल्यू। उसकी सेलिंग वैल्यू नहीं देख रहे कि आज के टाइम पे उसकी सेलिंग वैल्यू क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, तो हम ये अजम्पशन लगा रहे हैं, तो एसेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, ठीक है? इट ऑल्सो मीन्स दैट कि जो बिजनेस है वो इसकी ऑब्लिगेशंस को मीट करेगा और कैरी ऑन नॉर्मल एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, इज शो एट इट्स कॉस्ट, आप उसको उसकी कॉस्ट पे दिखाओगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, या कि उस प्राइस पे दिखाओगे जिस प्राइस पे वो आज के टाइम पे बिक रही है? नहीं ना, नॉट एट द प्राइस फॉर विच इट कैन बी सोल्ड टूडे, मतलब जो आपके पास मशीन है, आप उसमें से हमेशा जो जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा, उसमें से आप डेप्रिसिएशन करके हम माइनस करके हमेशा बैलेंस शीट में वो प्राइस शो करोगे। पर अगर आज आप उसी मशीन को सेल करने जाओ, तो उसी मशीन की सेल वैल्यू क्या है? अगर आपने कोई मशीन 1 लाख की खरीदी, आप हर साल उसमें से 2,000 की डेप्रिसिएशन सिर्फ घटा रहे हो, तो उसका प्राइस 80,000 तक जाएगा। पर अगर आज आप उसी मशीन को सेल करने जाओगे ना, 1 लाख वाली मशीन आपकी शायद 30 से 40,000 की भी सेल ना हो, ठीक है? विच कैन बी सोल्ड टूडे जिस प्राइस पे। तो आप ये सोच रहे हो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, आप इसमें डेप्रिसिएशन घटाते जाओगे, वही आपके फर्नीचर की वैल्यू रहेगी, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है? यहाँ पे अजम्पशन लगाई गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इस पॉइंट की, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की, कि आपको हेल्प करता है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज की प्रॉपर वैल्यूएशन में, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि इन्वेस्टर्स को, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज की बिजनेस जो है ना, वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप अपने एसेट्स को सेल नहीं कर रहे हो। ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग में। सो आई होप आपको 3 अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर है। फोर्थ कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। द कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो ऑल एसेट्स हैं वो उनकी देयर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे जितने भी एसेट हैं हम उनको उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो इस कॉस्ट के अंदर जो भी कोई भी परचेज प्राइस के एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं एसेट्स के लिए, अनस्टेबल कंडीशन के लिए, सब कुछ ऐड ऑन किए जाएंगे, पर हम उसको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही ऐड ऑन करेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आएंगे, ठीक है? इवन इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट चेंज लेटर, चाहे उसकी एसेट की मार्केट वैल्यू चेंज हो जाए बाद में, तब भी इट इज नॉट चेंज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तब भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, एक मशीन है, हमने 80,000 की परचेज की, उसको इंस्टॉल करने के 5,000 चार्जेस आए, तो हम टोटल 85,000 उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मार्केट वैल्यू
1 लाख की हो जाती है, तब भी वो एंट्री हमारी बुक्स में 85,000 की ही रहेगी डेप्रिसिएशन माइनस करके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग एसेट्स की, मतलब आपको वेरीफाई जिसको आप कर सकते हो कि इतने का ही एसेट है। ठीक है, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव देती है, प्रिवेंट करती है कि किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैन्युपुलेशन नहीं की गई है। ये आपको एक रियलिस्टिक और रिलायबल व्यू देती है कि हमारे एसेट का ये रियलिस्टिक और रिलायबल व्यू है। एंड द फिफ्थ कंसेप्ट विच इज द लास्ट कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट स्टेट करता है कि जो रेवेन्यू है and the expenses are recorded when they are earned। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं उनको कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब वो अर्न किए जाते हैं या जब वो इनकर होते हैं, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव और पे। जब जैसे कि आपको अगर कोई एक्सपेंसेस है या कह सकते हैं कोई आपको रेवेन्यू अर्न हुआ, आपको बोल दिया कि आपका ये जैसे आपको इंटरेस्ट की मैसेज आता है कि आपकी इतनी इनकम आपके बैंक में है, इसके ऊपर आपको 500 इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो आपके हाथ में नहीं आया, आपको पता चल गया कि इतना इंटरेस्ट रिसीव होगा, आपको कैश फॉर्म में नहीं अभी आया आपके पास। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास कैश फॉर्म में आएगा तब नहीं, जब आपको पता चल गया ना कि अभी आपके पास है एक्यूरल कि आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तब उसको रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स इनकम इज टेकन इनटू अकाउंट इन द पीरियड जब वो अर्न की गई है, जब आपको पता चल गया कि ये मुझे अर्न हो गई है, चाहे फिर वो अभी आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड दे अक्कर, जब आपके खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, चाहे फिर आपने उसकी पेमेंट की है या नहीं की है वो नहीं, जब आपने वो एक्सपेंसेस कर दिया, अक्कर हो गया, आपको पता चल गया कि मेरा ये खर्चा हो रहा है, चाहे उसकी पेमेंट अभी हुई है कि नहीं हुई है, जब वो हो गया तभी वो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है। ये कंसेप्ट हेल्प करता है ट्रू प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को क्या ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर जो रेंट है 5,000 इज स्टिल अनपे, आपका 5,000 का रेंट है और अभी भी आपने उसको पे नहीं किया है, इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड, तब भी आप उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे अपने करंट ईयर में। ठीक है, इफ इंटरेस्ट, जैसे कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट आया, जैसे मैंने आपको बताया बैंक में पैसे हैं उसके ऊपर आपको कोई ब्याज रिसीव हुआ 2,000 का ड्यू है, आपको अभी रिसीव नहीं हुआ, पर उसको आप एज ए इनकम तब भी अपने करंट अकाउंट में शो करोगे, करंट ईयर में शो करोगे कि मुझे 2,000 की इनकम एज अ इंटरेस्ट रिसीव हुई है, चाहे वो कैश फॉर्म में आपके पास अभी नहीं आया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है कि प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ है पीरियड में, जो भी है। ये हेल्प करता है बेटर मैचिंग में ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, और ये आपको एक ट्रू और फेयर व्यू देता है आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस का। और यहीं पे हमारा गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इंडियन गैप एंड डिस्कस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। गाइस ये क्वेश्चन देखिए 2024 और 2023 पिछले दोनों सालों से रिपीट पूछा गया है एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गैप का मतलब क्या होता है, पहले तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बोलते हैं गैप, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। गैप मतलब अ सेट ऑफ रूल्स यानी कि प्रिंसिपल या कि गाइडलाइंस, जो कि एक हर बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है। जब भी उस बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, उन रूल्स को उस बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल्स मेक श्योर करते हैं कि जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है आपकी, वो ट्रू हो, फेयर हो और यूनिफॉर्म हो। गैप हेल्प करता है ऑल कंपनीज को कि आप अपनी अकाउंट्स को एक ही तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि किसी भी कंपनी को अगर अपने डाटा को किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना है तो वो इजीली कर पाए। आई होप गैप का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है कि गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इंडियन गैप क्या है, इंडियन गैप रेफर्स टू द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो कि इंडिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स या रूल्स या गाइडलाइंस कह सकते हैं, जिसको किसने इशू किया है, इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट्स रूल्स। इन दोनों ने मिलके, कंपनीज एक्ट ने और
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन दोनों ने मिल के इन रूल्स को या इन कह सकते हैं गाइडलाइंस को इशू किया है। इंडियन गैप इज यूज्ड बाय ऑल इंडियन कंपनी। इंडियन गैप को इंडिया की जितनी भी कंपनीज है, सभी की सभी कंपनीज यूज करती हैं अपने P&L अकाउंट और बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी रिलायबल हों, कंपेरेबल हों, एक्सेप्टेबल हों, ताकि उसको इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट कर पाएँ, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर पाएँ और कोई भी अदर यूजर उसको आराम से समझ पाए। ठीक है। अब इंडियन गैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब इंडियन गैप में मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक देखे थे, 5 अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अजम्पशन, जो कि एक अकाउंटिंग का फाउंडेशन होती है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, बिजनेस एंटिटी वाला, मनी मेजरमेंट वाला, है ना। हमने टोटल 5 कंसेप्ट देखे अकाउंटिंग के। एंड सेकंड क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग कंसेप्ट आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन वाले ऐड करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन में ऐड ऑन नहीं किए हैं, बट अगर आपको लेंथ इंक्रीज करनी है, क्योंकि कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स एंड कन्वेंशंस। कंपोनेंट्स हम लोग, मतलब कंपोनेंट्स में हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट आते हैं, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस आती हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। कंसेप्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन वाले ही एक्सप्लेन करेंगे। कन्वेंशंस मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कन्वेंशंस क्या होते हैं, प्रैक्टिकल रूल्स जो कि अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं किसी भी अपनी अकाउंट्स की रिपोर्ट को रियलिस्टिक बनाने के लिए। ठीक है। उसको रियलिस्टिक प्रेजेंट करने के लिए आप लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड द थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि डिटेल गाइडलाइंस इशू की जाती है बाय ICAI, ताकि वो स्पेसिफिक एरियाज को हैंडल कर सकें, लाइक वैल्यूएशन या रेवेन्यू को। ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन वाले देखेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कन्वेंशन? बेसिक गाइडलाइंस या प्रैक्टिसेस जो अकाउंटेंट्स को फॉलो करनी होती हैं। जब भी एक अकाउंटेंट ने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, तो उन गाइडलाइंस को उस अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ये लीगली बाइंडिंग रूल्स नहीं है, पर इनको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। तो अकाउंटेंट्स को इनको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिलायबल, कंसिस्टेंट और अंडरस्टैंडेबल बना सकें बाकी यूजर्स के लिए। ठीक है। मेन टाइप के अकाउंटिंग के क्या क्या कन्वेंशंस हैं, मेन टाइप ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपको बताने हैं। सबसे पहला क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेंट्स मस्ट यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि मेथड जो भी आप अकाउंटिंग का यूज कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंटली वही मेथड यूज करना है। काफी सालों तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। अकाउंटेंट्स को सेम मेथड अकाउंटिंग का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि एक कंपनी यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इस साल, तो उसको सेम मेथड अगले फ्यूचर ईयर्स में भी यूज करना पड़ेगा। तो उसको सेम मेथड अगले फ्यूचर ईयर्स में भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब आपको सेम मेथड के साथ कंसिस्टेंट रहना है। इसका पर्पस क्या है, ये जो फर्स्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इसका पर्पस क्या है, ये हेल्प करता है कि स्टेक होल्डर इजीली कंपेयर कर पाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिफरेंट पीरियड्स के साथ। ठीक है। सेकंड कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि फुल्ली डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये आपके अकाउंटेंट्स को क्या बताती है कन्वेंशन, कि ऑल रेलेवेंट एंड मटेरियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। एग्जाम्पल दी गई है, इफ द कंपनी हैज अ पेंडिंग लॉ सूट, अगर एक कंपनी का पेंडिंग लॉ सूट है, तो उसको, मतलब लॉ का केस है, केस लगा हुआ है किसी कंपनी के ऊपर, तो उसको भी मेंशन करना है। इट शुड मेंशन इट इन द नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। नोट्स में आप लिखोगे कि ऐसे कंपनी का लॉ सूट चल रहा है। पर्पस क्या है, कि इंश्योर करना है कि जो भी स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो ट्रांसपेरेंट हो, उसको यूजर्स को इन्फॉर्म करना, एक्चुअल रियल इंफॉर्मेशन सारी उनको प्रोवाइड करना। ठीक है। थर्ड कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या है, मतलब
ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन इन्फ्लुएंस, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि डिसीजन में असर पड़ सकता है या कोई डिसीजन चेंज हो सकता है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो तो मेन मतलब इंफॉर्मेशन हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको लगता है कि जिससे डिसीजन में मतलब टू बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन आ सकता है। जैसे कि एक बिजनेस वोंट लिस्ट द कॉस्ट ऑफ स्टेपल्स और पेन्स इन इट्स एसेट एज दे आर माइनर एक्सपेंसेस। कुछ बिजनेसेस होते हैं कि वो अपने स्टेपलर्स या पेन वगैरह जो यूज होते हैं उसकी कॉस्ट डालते नहीं है, वो सोचते हैं कि यार ये छोटे से ही खर्चे हैं, ठीक है। तो अवॉइड क्लटरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद ट्राइवल डिटेल्स, यानी कि क्लटरिंग, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी है, उनको प्रेजेंट करना है। उसमें सारी जो मटेरियल्स यूज होते हैं, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियल, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंटेंट्स शुड रिकॉर्ड all potential losses but not anticipate any gain until they are realized। जो आपके जितने भी नुकसान हैं, मतलब आपको जितने भी लॉसेस हुए हैं वो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड होंगे, उसको शो करना है, पर जो अगर कोई आपको प्रॉफिट हुआ है जब तक वो आपको रिसीव नहीं हो जाता, रियलाइज नहीं हो जाता, तब तक आप उसको शो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, इफ अ कंपनी एक्सपेक्ट अ बैड डेट, तो उसकी एक प्रोविजन क्रिएट होगी, उसके अकाउंट्स में हम उन बैड डेट्स को वहाँ पे शो करेंगे। पर्पस क्या है कि स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, कि अगर हम उनको अपने बैड डेट्स दिखा ही नहीं रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स अंधेरे में रहेंगे। तो उनको प्रॉपर बताना कि कंपनी के क्या बैड डेट्स हैं, कहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तब वो जाके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। अब क्यों अकाउंटिंग कन्वेंशंस इम्पॉर्टेंट है, वाई आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि सभी कंपनीज सिमिलर प्रैक्टिसेस यानी कि सिमिलर अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ करें। सेकंड, डिसीजन लेने में मदद करती हैं, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स को रिलायबल डाटा देती हैं ताकि वो डिसीजन ले पाएँ। क्रेडिटेबिलिटी इंप्रूव होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है इन कन्वेंशंस का यूज़ करके, जो कि ट्रस्टवर्दी बनाती हैं हमारी स्टेटमेंट को और मिस इंटरप्रिटेशन को रिड्यूस कर दी है। क्लियर पिक्चर बताती हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिससे कोई भी गलतफहमी नहीं होती। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच अकाउंटिंग। इसके अकाउंटिंग के प्रोसीजर क्या है ब्रांच अकाउंटिंग के अंडर द डेटर सिस्टम एंड द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। 2024 और 2022 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब होता है कीपिंग अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ ईच ब्रांच। एक बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, तो उन सभी ब्रांचेस का अलग अलग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, दैट इज द ब्रांच अकाउंटिंग की। हर एक ब्रांच की अलग से अकाउंटिंग करेंगे। जब एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लाइक शोरूम्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो जो हेड ऑफिस होता है उसको जानना होता है कि कौन सी ब्रांच से हमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी ब्रांच हमें नुकसान करवा रही है। तो ब्रांच अकाउंटिंग हमारी यहाँ पे मदद करती है ये जानने में कि हमारी कौन सी ब्रांच हमें प्रॉफिट दे रही है, कैसे लॉस हो रहा है, कंट्रोल करना ब्रांच के ऑपरेशंस को या कंपेयर करना परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। इसमें हमें ब्रांच अकाउंटिंग मदद करेगी ये देखने में कि कौन सी ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रही है। ब्रांच अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, ये देखना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कंट्रोल करना, मैनेज करना ब्रांच की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली, ये देखना कि उस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हर एक ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती रहेगी। और द लास्ट द मेक टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन, ताकि आप उस अकाउंटिंग को देखते हुए और बेटर डिसीजंस ले पाओ कि किस ब्रांच को आपको फ्यूचर में ओपन रखना है और किसको आपको फ्यूचर में शट डाउन करना पड़ सकता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के लिए, देयर आर मेनली टू सिस्टम, डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो इसको सिंपली दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। डेटर सिस्टम कौन सा होता है, डेटा सिस्टम यानी कि दिस सिस्टम इज यूज व्हेन द हेड ऑफिस, जो हमारा हेड ऑफिस है वो सारे ब्रांचेस का रिकॉर्ड्स खुद रखता है। हेड ऑफिस कीप
फुल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रांच। जितने भी इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग वर्क हैं वो सारे के सारे हेड ऑफिस में होते हैं। ब्रांचेस को सिर्फ स्मॉल रिकॉर्ड्स रखने की परमिशन होती है, लाइक कि उनके पास डेली कितनी कैश की सेल है या कितने पीटी एक्सपेंसेस हैं। बाकी की सारी की इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस के पास होती है। ब्रांचेस अपनी सेपरेट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करती हैं डेटा सिस्टम के अंदर। इसके ऊपर गाइज आपको मेरी एक वीडियो भी मिल जाएगी ब्रांच अकाउंटिंग के, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको समझा रखे हैं। प्लीज़ उसको वॉच आउट ज़रूर करें। ब्रांच अकाउंटिंग की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शायद मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने ब्रांच अकाउंटिंग की वीडियो ऐड ऑन की होगी। उसके साथ आपको डेटर और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम दोनों अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाए हैं और उनकी मदद से आप लोग पेपर में 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल भी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप उनको समझ लेते हैं। एक वीडियो है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस पे वापस आते हैं। जिस कंपनी के हेड ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, ब्रांचेस सिर्फ छोटे मोटे अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, तो वो होता है डेटर सिस्टम। इसमें आइडिया क्या है कि हेड ऑफिस ट्रीट द ब्रांच एज अ डेटर लाइक अ कस्टमर। जो हेड ऑफिस है अपनी ब्रांच को एक कस्टमर की तरह ट्रीट करती है, जो उसको पैसे उधार देती है और फिर जब वो सेल कर देती है या प्रोडक्ट देती है, सेल करके उससे कैश रिसीव कर लेती है। तो ब्रांच डेटर सिस्टम में कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। सबसे पहला अकाउंट होता है ब्रांच अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट कि जो प्रॉफिट कमा रही है ब्रांच या लॉस कमा रही है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज दिखाई गई हैं कि डेटा सिस्टम के अंदर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। जैसे एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करती है, तो उसकी जर्नल एंट्री ब्रांच अकाउंट से गुड्स गए तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, कोई कैश सेंड किया। तो ये जर्नल एंट्रीज गाइस आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इसको लर्न करें। लर्न करने का ईजी से ईजीएस्ट तरीका बता रही हूँ। आप लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो वीडियो भी मैंने आपको बताई, उस वीडियो में मैंने इसका आपको इस ब्रांच अकाउंटिंग के डेटर सिस्टम का फॉर्मेट बताया है। जब आपको वो फॉर्मेट समझ आ जाएगा तो एक एक जर्नल एंट्री आप उस फॉर्मेट को देख के आराम से समझ जाओगे कि कैसे डली है। क्योंकि फॉर्मेट जब आपको लर्न होता है ना, तो फिर एंट्रीज उसी फॉर्मेट से आपको बनानी होती है। जो अकाउंट का नेम है टू में आपको जो भी फॉर्मेट में एंट्री आ रही है आपको वो डालते जाना है, ठीक है। तो फॉर्मेट समझ लेंगे तो आपको ईजी रहेंगी जर्नल एंट्रीज। फीचर्स क्या है इस मेथड के डेटा सिस्टम की? ये मेथड बहुत सिंपल है, छोटे बिजनेसेस या छोटे ब्रांचेस के लिए सूटेबल है। ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसके अंदर हेड ऑफिस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। इसका मतलब क्या है? ये एक डिटेल सिस्टम होता है, यूज फॉर लार्ज ब्रांचेस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हेड ऑफिस को कंप्लीट कंट्रोल चाहिए होता है ओवर द गुड्स एंड द डाटा। यानी कि इसके अंदर स्टॉक एंड डाटा सिस्टम के अंदर ध्यान से सुनिए, एक डिटेल सिस्टम में मेनली ये लार्ज ब्रांचेस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आइडिया क्या है? दिस सिस्टम सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, यानी कि ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनता है, ब्रांच का डेटर अकाउंट, ब्रांच का एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच का P&L अकाउंट। सारे अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं। इसके अंदर आपको मैंने वही ऊपर हमने देखा ना कि पूरा कंट्रोल चाहिए होता है हमें इसमें। तो हम एक एक अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और इसका जो अकाउंट है आपको इसका भी मैंने फॉर्मेट समझाया हुआ है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का फॉर्मेट। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल की वीडियो देखेंगे प्रॉपर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, जिसकी हेल्प से आपको इसकी जर्नल एंट्रीज डालनी, यानी कि क्योंकि आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ईच एंड एवरी अकाउंट कैसे बनना है। जब आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने आते होंगे तो आपको ये जर्नल एंट्रीज आपकी जुबान पे रट जाएंगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमेशा जो उसका फॉर्मेट होता है उससे डालनी काफ़ी ईजी रहती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे एंट्रीज डालनी नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे कि आप लोग कोई भी अगर आपको अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया उसकी हेल्प से आप लोग जर्नल एंट्रीज कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवांटेजेस क्या है कि आप अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, इसके बेसिस एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस और वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि आप एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। अकाउंटिंग प्रोसीजर बताना है डिपार्टमेंटिंग अकाउंट का। तो पिछले 2 सालों से ये भी क्वेश्चन गाइस एग्जाम में रिपीटिंग नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक सेपरेट अकाउंट
प्रिपेयर कर रहे हो आप हर डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि सेपरेट अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बड़े बिजनेसेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, सारे मतलब एक हम लोग देखते ही हैं, जैसे बहुत मॉल्स के अंदर ही देखते हैं, एक ही छत के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर चीज़ की सुविधा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक स्टोर है, में हैव अ डिपार्टमेंट्स लाइक क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, अलग अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट इनकम अर्न कर रहा है और कुछ पैसे स्पेंड कर रहा है। सो ये जानने के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें प्रॉफिट कमा के दे रहा है और कौन सा लॉस कमा के दे रहा है, तो हम सभी डिपार्टमेंट्स को सेपरेटली मेंटेन करेंगे। बिजनेस उनके डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएगा हर डिपार्टमेंट के। सिंपल वर्ड्स में बोले तो डिपार्टमेंटल अकाउंट एक सिस्टम है अकाउंटिंग का, जहाँ पे अंडर विच सेपरेट अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ईच डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि हर डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अगर हम बनाते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट की अगर हम अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं, तो उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमें क्यों करना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज टू नो कि हर मतलब नो कि हाउ विल वेल ईच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग, कि कितने अच्छे से हमारा ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कुछ की ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं सिंपली, ताकि हम ये जान पाएँ कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें प्रॉफिट कमा के दे रहा है, कौन सा लॉस कमा के दे रहा है। कंपेयर कर पाएँ हम ईच डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन के लिए। ठीक है। थर्ड, टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस डिटेल हमें मदद करेगी देखने में कि कहाँ हमें कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए, कहाँ हमें अपनी बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर डिपार्टमेंट की हेड रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी खुद की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स के लिए। फिफ्थ क्या है, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगी कि कहाँ पे आपको आपके डिपार्टमेंट को एक्सपैंड करना है, कहाँ रिड्यूस करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करोगे, ईच डिपार्टमेंट की अलग से अकाउंटिंग करोगे, तो आपको समझ आएगा कि किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, किसको एफिशिएंसी किस इवैल्यूएट एफिशिएंसी करने की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। ये आपको हेल्प करेगी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा आपके रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहा है और उसके आपको बेटर रिजल्ट्स ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद एडवांटेजेस आप बता सकते हो। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है कि आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस। हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जानने में मदद करता है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे आपका बेटर कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट अच्छे से होती है, हेल्प करता है आपको एक्सपेंसेस वगैरह। अगेन पॉइंट्स वही इजियल रिपीट हो रहे हैं। कंपैरिजन कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, सेलिंग प्राइस फिक्स करने में मदद करता है। आप इजीली परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाओगे जब आपने अलग अलग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाए होंगे। प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट आप देख पाओगे डिपार्टमेंट वाइज कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है और कितनी आपकी कॉस्ट थी। ग्रोथ और एक्सपेंशन में आपकी मदद करेगा। मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगी कि किस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करना है। अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रमोट होगी। तो बेसिक एडवांटेजेस हैं इसकी भी। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट्स तो ठीक है, अब देखो एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। अब एक ही छत के नीचे बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी वगैरह, सर्विसेज वगैरह की सब कुछ मतलब हो रहा है। ठीक है। अब उन खर्चों को कैसे आप डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करोगे, बेसिस ऑफ द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस अवर द वेरियस डिपार्टमेंट। जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डायरेक्टली, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि यार ये इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, पर कुछ ऐसे होंगे जो हमें पता ही नहीं चलेंगे किस डिपार्टमेंट की है। तो इसको आप लोग दो पार्ट्स में देख सकते हो। एक तो होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, मुझे इस डिपार्टमेंट में, जैसे कि सैलरी, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ की जब सैलरी दे रहे हो, कैरेज इनवर्ड ऑफ गुड्स ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये चार्जेस डायरेक्टली बताएंगे कि मैं इस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, मुझे इस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में जोड़ो। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि कॉमन एक्सपेंसेस। दीज आर कॉमन एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू एनी वन डिपार्टमेंट, लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। ये आपको पता नहीं चलेगा कि कितना किसके डिपार्टमेंट का खर्चा हो रहा है। सो इनको डिवाइड करने के लिए ऑल डिपार्टमेंट्स में आपको एक फेयर और रीजनेबल तरीका चाहिए। तो वो फेयर और रीजनेबल तरीका क्या है, जैसे कि एक्सपेंसेस का टाइप बताया गया है कि रेंट होता है, रेट्स, टैक्सेस, लाइटिंग,
जब भी आपको कोई रेंट वगैरह पे करना है तो आप उसको कैसे एलोकेट करोगे, कितना फ्लोर एरिया ईच डिपार्टमेंट ने लिया है उस बेसिस पे आप उसको एलोकेट करोगे। जितना एक डिपार्टमेंट ने फ्लोर कवर किया हुआ है उस बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर दोगे। लाइटिंग, ये भी फ्लोर एरिया के बेस पे। पावर और इलेक्ट्रिसिटी, जितने हॉर्स पावर यूज या जितने घंटे आपकी मशीनें चलती हैं, मशीन आवर्स, उस बेसिस पे आपके पावर और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस आपके डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंश्योरेंस और स्टॉक्स, जो जितने वैल्यू ऑफ स्टॉक इस डिपार्टमेंट के पास है उस रेशियो में बेसिस एलोकेट किए जाएंगे। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, कि हर डिपार्टमेंट के पास कितनी मशीनरी है उसके बेसिस पे आप लोग उसकी एलोकेशन करोगे। तो ये कुछ टॉप पॉइंट्स हैं जो कि जब आपको डिपार्टमेंटल के प्रैक्टिकल सॉल्व करते हो ना उसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, तो अगर आप कर सकते हैं, पर अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। पर डिपार्टमेंटल के प्रैक्टिकल अकाउंट क्वेश्चंस ईजी हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसमें आपको ये एलोकेशन, क्योंकि उसकी जब आप लोग क्वेश्चन फुल फ्लेज सॉल्व करोगे एक्सपेंसेस को आपको एलोकेट करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा किस वैल्यू में आपको एलोकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया गया है कि क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। द मेथड ऑफ कीपिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, द मेथड ऑफ कीपिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स डिपेंड ऑन हाउ मच डिटेल, कि कितनी डिटेल बिजनेस चाहता है। देर आर दो मेन मेथड्स हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, आप हर डिपार्टमेंट की अलग बुक्स बनाओगे। और दूसरा मेथड देखते हैं, ईच डिपार्टमेंट अपनी खुद की कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स बनाएगा, कैश बुक, जर्नल, लेजर, एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर हर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा उसके खुद के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। देन द रिजल्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर कंबाइंड टू मेक द हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट। एट द एंड हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को मिला के कंबाइन फाइनल अकाउंट बनाएंगे। सूटेबल किसके लिए होता है ये, जो सेपरेट सेट ऑफ बुक अकाउंट है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरफेयर नहीं चाहता। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, कॉलम कॉलमनर मेथड, यानी कि बोल सकते हो टेब्यूलर मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यही मेथड यूज होता है। ओनली एक ही सेट ऑफ बुक अकाउंट मेंटेन किया जाता है पूरे बिजनेस के लिए। जैसे कि एक मॉल है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक ही अकाउंट बनेगा मॉल का। उसके अंदर हम लोग अलग, उसके अंदर ही हम लोग ट्रेडिंग P&L सेपरेट कॉलम्स बना के हर डिपार्टमेंट का एक अलग कॉलम बना देंगे और उसी में हम लोग उसकी इनकम, एक्सपेंसेस सब कुछ शो करेंगे। पहले देखिए ये ऐसे अकाउंट बनेगा, जब आप लोग प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करेंगे ऐसे हम लोग एक ही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा। ठीक है, पहले ट्रेडिंग एंड देन P&L के एक्सपेंसेस वगैरह, एंड इसमें हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ऐसे बना देंगे कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, जितने डिपार्टमेंट्स है बना देंगे और वैल्यूज डालते जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल्स भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके इसकी वैल्यूज डाल देंगे और उसको प्लस माइनस करके फिर यहाँ पे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन P&L इसी के अंदर बनेगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या हैं कि अगर आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको आपकी सारी इनकम और एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज कलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिनको आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, जो कि डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। उसके बाद जो आपके अनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपको उनको डिवाइड करना होगा, जो भी हमने ऊपर बेसिस देखे थे एलोकेशन के बेसिस, उन बेसिस पे, सुटेबल बेसिस पे आपको उनको एलोकेट करना होगा। फिर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा हर डिपार्टमेंट का, आपको ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना होगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट फाइंड करना होगा। एंड द एंड कंबाइंड रिजल्ट जो आपको बताएगा कि आपका टोटल बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो हो जाती है गाइस फाइंड अप यूनिट 1 की थ्योरी जो हमने इस वीडियो के अंदर की। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर है गाइज। यूनिट 2 की जो थ्योरी की वीडियो आएगी
वो वीडियो आप सबको पता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल की मेंबरशिप को जॉइन नहीं किया है देन गो फॉर इट, अभी जॉइन करें क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। एंड द वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए इस बार ना मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ वो बताने वाली हूँ, तो उन वीडियोस को मिस आउट मत कीजिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले आएंगी, तो मैंने अगर कोई क्वेश्चन कवर नहीं भी किया होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कवर अप किया होगा तो आप लोगों ने वीडियोस तो ऑलरेडी ये वाली देख ही ली है, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन का आपको मैंने बता दिया। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाते रहें, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।